दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिली। स्टॉक देख सकते हो कि काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि इस अगस्त महीने में अगर देखें तो शेयर की प्राइस वहीं की पे वही है जहाँ पे 1 तारीख को शुरुआत हुई थी। तो क्या वजह है, क्यों स्टॉक की प्राइस बढ़ नहीं पाई है? सबसे जो बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस इस समय स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। अभी इसको कोई बड़ा ट्रिगर मिला नहीं है। जैसे ही कोई बड़ा फ्रेश ट्रिगर मिलेगा तो इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे यहाँ पे रिलायंस की तरफ से एक बड़ा फैसला और लिया जा सकता है। एजीएम में एक नया आईपीओ और आने की तैयारी हो सकती है, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या बेनिफिट मिल सकता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो फ्राइडे को पॉजिटिव ही हुई 330 पर। क्लोजिंग गुरुवार के 329 के आसपास थी। इंट्राडे में 333 का हाई भी बन गया, लेकिन बिल्कुल ऊपर के लेवल से यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली। तेजी बन नहीं पाई और 333 से स्टॉक गिरते हुए 326 पर आ गया, काफ़ी नीचे आया और अंत में क्लोजिंग 327 के आसपास रही, 0.77% की गिरावट के साथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक के अंदर तेज़ी बन रही है, खरीदारी आ रही है, लेकिन कुछ फंड हाउस है जो इस समय बिकवाली कर रहे हैं और वो स्पेशली एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली हो रही है इस समय। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखो कि 1 अगस्त को स्टॉक 328 के आसपास था और यही 23 अगस्त को भी प्राइस आपको लगभग देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे 1 अगस्त को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, उसके बाद 3 दिन तक लगातार स्टॉक गिरा और आप देख सकते हो स्टॉक गिरते हुए 6 अगस्त को आ गया 311 पर। काफ़ी भारी गिरावट हुई, लेकिन दूसरे दिन ही वो सारी की सारी जो गिरावट थी वो थकी और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे का 337 का हाई बन गया 7 अगस्त को, यानी कहाँ पे तो 311 के निचले लेवल बताया, उधर से सीधा 337 पे चला गया। लेकिन वो 337 पे जाने के बाद भी उसी दिन अगर आप देखें तो जो क्लोजिंग है नीचे की तरफ थी 329 पर, और उसके बाद 2 दिन आगे इसमें प्रॉफिट बुकिंग। तो 8 और 9 अगस्त की प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक फिर से 325 पर आ गया, जो 337 तक चला गया था। उसके बाद 12 अगस्त को एक दिन फिर तेज़ी बनी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बना। लेकिन उसके पहले 13 अगस्त को फिर से इसने 336 का हाई बना दिया। तो ये क्लियरली आप देखो कि बार बार स्टॉक 337 से नीचे आ रहा है और ये 336 का हाई बना के 14 अगस्त को सीधा स्टॉक की क्लोजिंग फिर से आप देखें तो 320 पे आ गई। अब यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद 3 दिन तक लगातार इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और देख सकते हो कि सीधा 22 अगस्त को स्टॉक 337 पर फिर से चला गया। यानी आप देख सकते हो कि ये स्टॉक बार बार 337 को टच करता है, लेकिन वहाँ से फिर इसके अंदर एक देखें तो गिरावट की संभावना बन जाती है। तो इसका जो ऊपर का लेवल इस समय देखें तो आपको 337 दिखाई देगा और जो निचला लेवल है वो आपको इस समय अगर आप देखें तो 325 के आसपास लगभग दिखाई देगा। तो इन 325 के आसपास को एक सपोर्ट समझ सकते हैं। यहाँ से बाउंस बैक आता ही आता है और आप देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी बनी, उसके बाद में गिरावट और स्टॉक फिर से 327 के आसपास आए। तो एक सीमित दायरा, इसमें भी लोग पैसे कमा सकते हैं, यानी 325-26 के आसपास खरीदो और 337 के आसपास बेच दो। ये इसके अंदर संभावना बन सकती है, क्योंकि काफ़ी समय से देख रहे हैं कि हम पिछले 1 महीने में ऐसा ही हो रहा है। बार बार तेज़ी बनने वाला स्टॉक नीचे आ रहा है। अभी फ्रेश ट्रिगर का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिलायंस की एजीएम होने जा रही है जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो देख दो कि 29 अगस्त को 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें देख सकते हो कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस के टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस को लेकर आईपीओ आ सकता है, इसकी संभावना पूरी बन रही है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि 29वीं एजीएम में कंपनी की तरफ से यहाँ पे टाइमलाइन दी जा सकती है रिटेल और डिजिटल बिजनेस को लेकर उसको अलग करके आईपीओ लाने की। जेफरीज का कहना है कि इस समय अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो रिलायंस जियो टेलीकॉम का जो बिजनेस है उसकी वैल्यूशन $112 बिलियन के आसपास है और इस वजह से इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी अलग से बनाई जा सकती है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार आईपीओ नया आ सकता है और इसमें संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन सकती है, निवेशकों को फ़ायदा हो सकता है। अब जियो फाइनेंशियल में जो गिरावट हुई, स्टॉक जो नीचे आया, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एफआई ने Q1 के दरमियान देखे
तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में बिकवाली की है। और सिर्फ एफआई ने जियो में नहीं बल्कि कोटक महिंद्रा बैंक और बहुत सारी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। अब जियो फाइनेंशियल में देखिए तो यहाँ पे एफआई ने अपनी जो होल्डिंग है 1.9% सेल स्टेक कर दी है Q1 में। तो देख सकते हो कि 19.45% की होल्डिंग थी Q4 के दरमियान, जो घट के 17.55% आ चुकी है Q1 में। तो एफआई की तरफ से जो बिकवाली हुई उसका असर देखने को मिला, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पाई, स्टॉक नीचे आया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, बहुत जल्द यहाँ पे एक तूफानी तेजी आ सकती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो काफ़ी समय तक स्ट्रगल किए और बाद में मल्टीबैगर साबित हुए। अभी इसका फील देखिए तो कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत टीम तैयार हो चुकी है। देख सकते हो कि यहाँ पे केवी कामत को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के बनाए और साथ में एक दो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए। तो यहाँ पे केवी कामत बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। 1971 से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी आईसीआईसीआई बैंक से, और आप देख सकते हो कि उनका अनुभव बहुत अच्छा है। उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक में अपनी सेवाएं दी है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी सेवाएं दी है। वो देखो आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। तो आने वाले समय में केवी कामत अपने जो भी अनुभव है उसका फ़ायदा कंपनी को दे सकता है। इसके अलावा मिस्टर सुनील मेहता, तो ये देख सकते हो कि उनके पास ज़बरदस्त अनुभव है। इन्होंने भी अपनी सेवाएं काफ़ी शानदार तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में दी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे थे पंजाब नेशनल बैंक में, और अब उनको जियो फाइनेंशियल में यहाँ पे टीम के अंदर शामिल किया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो एक सरकारी बैंक के एमडी के तौर पे उन्होंने काम किया, उनके पास काफ़ी अनुभव है, जिसका फ़ायदा बिल्कुल जियो फाइनेंशियल को हो सकता है। इसके अलावा देखो रामा वेदसरी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी की, उनके अनुभव की बात करें तो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सीईओ थे वो। इसके अलावा अगर आप देखें तो 35 साल से ज़्यादा का उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने एनआईआईटी टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट और जनरल इलेक्ट्रिक में अपनी सेवाएं दी है। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल सर्विस के अंदर उन्होंने देख सकते हो कि उन्होंने डायरेक्टर की पोस्ट पे थे और वाइस प्रेसिडेंट जी इंडिया के अंदर। तो वाकई बहुत अनुभवी व्यक्ति है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हितेश कुमार सेठिया, जिसको एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, हितेश कुमार सेठिया जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में अपनी सेवाएं दी है और ग्लोबल लेवल पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं हितेश कुमार सेठिया ने आईसीआईसीआई बैंक के ग्लोबल मार्केट में झंडे गाड़े हुए हैं। आप देख सकते हो उनकी सेवाएं अलग अलग एरिया में देखें तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जर्मनी, इसके अलावा देखें तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम और हांगकॉन्ग में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ग्लोबल लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचों में इन्होंने एक मजबूत टीम के खिलाड़ी की तरह काम किया है, और अब ये हितेश कुमार सेठिया को बागडोर सौंपी गई जियो फाइनेंशियल की, और इसीलिए कह सकते हैं ये स्टॉक आने वाले समय बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और ये आप इसके SWOT से भी आप समझ सकते हो, यानी इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा जो पॉइंट भारी वो स्ट्रेंथ ही है। स्ट्रेंथ इसके अंदर 7 है और अपॉर्चुनिटी इसके अंदर 3 है। इसका मतलब 10 पॉइंट इसके पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो 3 इसके अंदर वीकनेस है और 2 थ्रेट्स है। 5 कमजोरियां तो सामने 10 पॉजिटिव पॉइंट है। पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का है, और इसीलिए इसमें निवेश किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। फिलहाल जो सिग्नल है वो कमज़ोर है टेक्निकल ट्रेंड्स के हिसाब से। अब देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया देखें तो मॉडरेट बेयरिश दिखाई दे रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी देखें तो मॉडरेटली बेयरिश ही दिखाई दे रहा है। तो इस समय थोड़े से सिग्नल वीक जरूर है, पर बहुत जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी शुरू होगी और स्टॉक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा ही जियो फाइनेंशियल की तारीफ़ कर रहा हूँ, और उनको ऐसा लगता है कि ये आप अपने कुछ फ़ायदे के लिए करे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे पिछले 2-4 सालों से, तो आपको पता होगा मैंने IRFC पे भी लगातार वीडियो बनाए थे जब उसकी प्राइस 22-23 रुपये के आसपास स्ट्रगल करी थी, लेकिन फाइनली वो स्टॉक दौड़ा और अब लोगों को विश्वास हुआ कि जो बोला था वो होके उसमें हुआ। ऐसा ही सुजलोन के साथ हुआ। सुजलोन की शेयर की प्राइस जो 7-8 के आसपास थी वो बहुत समय तक थी, 1 से 1.5 साल उसने भी निकाला है, लेकिन रेगुलरली वीडियो मैंने बनाए थे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।